नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का दौरा है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी से नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है। पुष्कर सिंह धामी के आवास पर यह मुलाकात हुई। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। पुष्कर सिंह धामी के आवास पर दोनों के बीच ये मुलाकात हुई है। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का उत्तराखंड का ये दौरा है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी से नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है। उनके ही आवास पर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच ये मुलाकात हुई है और कई अहम मुद्दों पर इस मुलाकात के दौरान बातचीत हुई। तो पुष्कर सिंह धामी के आवास पर यह मुलाकात हुई है। दोनों मुख्यमंत्री कई अहम मुद्दों पर मंथन करते हुए दिखाई दिए। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का उत्तराखंड दौरा है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी से नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री धामी और मुख्यमंत्री सैनी की मुलाकात सीएम धामी के आवास पर ही हुई। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। तो बेहद युवा मंत्री हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उनसे मुलाकात करते हुए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए। खबरों बढ़ते आगे। सीएम सैनी से मुलाकात के बाद सीएम धामी का पोस्ट भी सामने आया है। विभिन्न सामयिक विषयों पर हुई है चर्चा। सीएम सैनी को दिया है 4 धाम का प्रसाद। अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद भी भेंट किए हैं मुख्यमंत्री सैनी ने। अम्ब्रेला ब्रांड के तमाम तोहफे भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेंट किए गए हैं। विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है। सीएम सैनी को 4 धाम के प्रसाद दिए हैं सीएम सैनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। तो मुलाकात की यह तस्वीर भी सामने आई और मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये पोस्ट करते हैं, बधाई देते हैं हरियाणा के सीएम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। तो ये पोस्ट जो कि मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर शेयर किया है। शासकीय आवास पर हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जिससे भेंट हुई है। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की और 4 धाम का प्रसाद, देवभूमि उत्तराखंड के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज के स्थानीय उत्पाद भी भेंट किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम सैनी से मुलाकात के बाद ये तस्वीरें साझा की है सोशल मीडिया अकाउंट पर। साथ ही साथ ये बेहद भावनात्मक पोस्ट भी सीएम सैनी के लिए किया है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांवड़ यात्रा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि भगवान शिव की भक्ति, आस्था, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक है। सीएम सैनी ने कहा कि देश भर से श्रद्धालु हजारों किलोमीटर दूर से गंगा जल लाकर अपने गांव या शहर में शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और यहां इसकी सबसे खूबसूरत विशेषता है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की कि यात्रा की गरिमा बनाए रखे और इसे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करे। ये एक श्रद्धा की यात्रा है और ये भगवान शिव की वो यात्रा है जिसको लोग श्रद्धा से, कितनी दूर से लोग नीलकंठ से भी आगे से माँ गंगा के पवित्र जल को लेकर के और 500 किलोमीटर तक पैदल चल के वो अपने गांव, अपने शहर, अपने वार्ड में जाकर के श्रद्धा से उस गंगा जल से वहाँ पर जो हमारा पवित्र पर्व है उस पर्व के ऊपर स्नान भी करवाते हैं और एक श्रद्धा का ये लोगों में बड़ा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी आड़ में अगर कोई शरारती तत्व उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होती है। वहीं उत्तराखंड के 17,000 सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के साथ बच्चों को श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक सिखाए जा रहे हैं, जिसे सभी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा के भी सरकारी स्कूलों में बच्चों को गीता के श्लोक पढ़ाया जाएगा, जिसे लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में इसे चैप्टर के रूप में भी शामिल किया गया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा।
हमने गीता को हमने 8th क्लास तक एक चैप्टर के रूप में शामिल किया है। और क्योंकि एक ऐसा भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से वो संदेश, वो पवित्र ग्रंथ जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर कर्म का संदेश, ज्ञान का संदेश, जिसको बड़े बड़े बुद्धिजीवी और जिसको बड़े महान अर्थशास्त्री जिससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते हैं, हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि उस पवित्र ग्रंथ के शब्दों को पाठ्यक्रम के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाए। वही देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर स्कूलों का अवकाश घोषित किया गया है। 21 से 23 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह आदेश जारी किया है। जो श्रद्धालुओं के लिए मार्ग बनाए गए हैं, उस मार्गों पर के सभी स्कूलों को बंद किया गया है। स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। हाईवे के पास स्कूलों में नहीं लगेगी क्लास। कांवड़ यात्रा के कारण 21 से 23 जुलाई तक अवकाश घोषित किए गए हैं। देहरादून के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। प्रशासन ने जारी किए हैं आदेश। तो श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर इन मार्गों पर जो स्कूल चल रहे थे उन पर छुट्टी घोषित की गई है। प्रशासन ने ये आदेश जारी किया है। प्रशासन की तरफ से ये स्कूल प्रबंधन को निर्देश जारी किया गया है। हाईवे के पास जितने भी स्कूल है वो बंद रहेंगे। आपको बता दें 21 से 23 जुलाई तक अवकाश घोषित किया गया है। देहरादून के स्कूलों में यह अवकाश है, छुट्टी है बच्चों की। प्रशासन ने आदेश जारी किया है। मार्गों पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने यह फैसला लिया है। एक इंस्पेक्शन के लिए निकले हुए हैं कि रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए, लाइसेंस चेक करने के लिए है नहीं है, या आम जनता को कैसा खाना उपलब्ध हो रहा है, उसकी व्यवस्था को देखने के लिए हमने रेगुलर मॉनिटरिंग शुरू की है। और उसके हमने देखा कि बहुत सारे जैसे मेडिकल स्टोर पे अभी हम जांच कर रहे थे, तो जहाँ फार्मेसी में उनको क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए बोले हैं। और रजिस्ट्रेशन सबके जहाँ जहाँ गए उपलब्धता मिली है, लेकिन कुछ लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उनको बता दें कि वो रजिस्ट्रेशन लिया है, इसी के बाद वो कार्य करें। वही उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 19 से 22 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा और इस बार का सत्र तकनीकी रूप से उन्नत और व्यवस्थित होने वाला है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भाषण ने उन्होंने अपनी तैयारियों का भी जिक्र किया है। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सदन में साउंड इको जैसी तकनीकी समस्या दूर करने के लिए IIT की मदद ली जा रही है। पूरे सत्र के दौरान ध्वनि व्यवस्था पर खास ध्यान रखा जाएगा। बता दें कि ये सत्र विषय वस्तु के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन तकनीकी दृष्टिकोण से भी एक नया कीर्तिमान रचेगा। मेरी पूरी तैयारी है। मुझे जैसे मैंने पहले कहा था, पिछली बार हम लोग ने यहाँ पर सत्र इसीलिए किया था क्योंकि मेरी वहाँ तैयारी नहीं थी। इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने वहाँ पर प्रयास किया है कि पूरा जो नेवा है, जो ई नेवा यहाँ पे था, वही नेवा वहाँ पर हमने किया है। साउंड प्रूफिंग भी इस बार हमने IIT रुड़की के साथ प्रयास किया है कि वहाँ जो साउंड का एको होता था उसको मिनिमम कर सके या ख़त्म कर सके। तो ये प्रयास हुआ है। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आपने सवाल शायद पूछे थे, 29 करीबन मुझे विधायकों के सवाल आए हैं और उसमें 4। वही रुद्रपुर में आयोजित उत्तराखंड निवेश उत्सव को लेकर सियासी पारा अब अपने चरम पर पहुंच चुका है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निवेश के बारे में एक डेटा पेश किया था। वही कांग्रेस ने इन दावों पर अब हमला बोल दिया। कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल पूछे हैं कि अगर वाकई निवेश धरातल पर उतर चुका है तो फिर वो कहां है, कितने उद्योग लगे, कितनों को रोजगार मिला है। की बाजीगरी है जिसमें भाजपा सिद्धहस्त है। अगर 1 लाख करोड़ का निवेश प्रदेश में आया होता तो आप सोच सकते हैं प्रदेशवासियों की कैसी बम बम हो गई होती। जो युवा बेरोजगार चल रहे हैं, बेरोजगारी की जो दरें हैं वो आसमान नहीं छू रही होती। जो बेरोजगार युवा अवसादग्रस्त हैं, नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, उनके हाथों को काम मिल रहा होता। लेकिन उल्टा हो रहा है। जो स्वरोजगार कर रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें खोलकर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी दुकानों को कावड़िया आके तोड़ दे रहे हैं। और पुलिस प्रशासन या सरकार
सरकार का कोई जोर नहीं चल रहा, कोई नकेल नहीं कसी जा रही है। तो ऐसे में एक इन्वेस्टर समिट त्रिवेंद्र रावत जी ने कराया, हमारे 100 करोड़ रुपए लग गए प्रदेश के, कहा गया 1,40,000 करोड़ के MOU हुए, धरातल पर 10,000 भी नहीं उतरा। फिर धामी जी आए, उन्होंने शहर शहर जाकर रोड शो किया और मुझे लगता है कि कीमत कम से कम 100 करोड़ से ऊपर ही गई होगी जो जनता की गाड़ी कमाई का खर्च कर दिया धामी जी ने इन्वेस्टर समिट में, और कहा गया 2,40,000 करोड़ के MOU साइन हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार शुरू हो चुका है। गदरपुर विकास खंड के खेमपुर जिला पंचायत क्षेत्र से भाजपा समर्थित प्रत्याशी सिल्की खेरा पत्नी ने अपने चुनाव चिन्ह खजूर का पेड़ लेकर डोर टू डोर प्रचार किया। उनके समर्थक इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। दर्जन भर गांवों का उन्होंने दौरा किया है और मतदाताओं से जनसंपर्क कर वोट मांगे। करीब 22,000 मतदाता वाले इस क्षेत्र में सिल्की पहले प्रधान रह चुकी है। प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधान रहते हुए उन्होंने विकास कार्यों को प्रगति दी थी। तो पंचायत चुनाव को लेकर अब जनसंपर्क अभियान तेज हो चुका है और इस तरीके से प्रत्याशी अपने गांव में दौरे भी कर रहे हैं, साथ ही साथ लोगों से बातचीत करके वोट मांगते हुए दिखाई दिए। खबरों बढ़ते आगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी रमेश रावत ने कलून सीट से क्षेत्र भ्रमण कर ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वो पहली बार राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी पुरानी छवि बेहद मजबूत है। रमेश रावत ने कहा कि जनता के आग्रह पर वो चुनाव में उतरे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया जा रहा है। उनका कहना था कि पलायन और ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देते हुए वो सदन में जनता की आवाज को मुखर करेंगे। क्षेत्र के विकास के प्रति उनके समर्पण ने ग्रामीणों से भरपूर स्नेह और समर्थन प्राप्त किया है। उन्होंने ये भी बताया कि वो पहले से ही क्षेत्र में विकास कार्यों में सक्रिय रहे। मुझे इस चुनाव में जो है बहुत अच्छा सपोर्ट महिलाओं का और यूथ का, बुजुर्गों का, सब गणमान्य व्यक्ति जो हैं वो तो मेरे साथ लगातार, हम उतना नहीं चल पा रहे जितना वो मेरे साथ में चल रहे हैं। तो बहुत सुंदर मुझे सपोर्ट मिल रहा है। अपनी पूरी खादसियों को मैंने 3 या 4 दिन के अंदर पूरा कवर किया, तो जगह जगह लोगों ने जो है बहुत अच्छा मेरा स्वागत किया, फूल मालाओं से किया और सबने कसम खाई कि इस बार हम आपको जो है जिता के रहेंगे। कल मेरा दौरा जो है इधर अपना ही घुड़दौड़ सिंह पट्टी में, जहाँ पे हमारे 10 पोल हैं, वहाँ था। तो मैंने कोटा से शुरू किया, फिर बाजार गया, फिर बिसल्ट में गया, तो बहुत अच्छा स्वागत मुझे वहाँ भी मिला, सम्मान लोगों ने किया। और वहाँ पे मैंने बैठक भी करी, मीटिंग करी। उन लोगों की कुछ समस्याएं थी, हमने कहा भी नोट करी, अगर हम पंचायत में पहुँचे हैं तो पंचायत के द्वारा जो संभव हो सकता है हो पाएगा वो हम आपके लिए बिल्कुल करेंगे। मतलब वादा ऐसा नहीं करते हैं कि कच्चा वादा हम आपसे कर रहे हैं। दूसरा ये है कि फिर उसके बाद कल हमने काफ़ी पोखरी गांव में गए, खतगढ़ में गए, ललथम में गए, सारे लोग मिल गए, सड़क पे ही सारे लोग आ रखे थे। तो बहुत अच्छा मुझे समर्थन मिल रहा है। तो मेरी अभी भी जनता से यही अपील है कि मैं पहली बार इस क्षेत्र में कूदा हूँ और जनता के ही जी बस हमारे प्रत्याशी हैं, बस उन्हीं को हमने जिताना है। वही यहाँ का जो है सब कुछ जो भी कर सकते हैं वही करेंगे, बाकी किसी के पास की बात तो है नहीं। जानवरों का भी है, सड़क का भी है, रास्तों का भी उनकी मरम्मत करना है। यही उन्होंने कोई विकास नहीं किया सर। 5 साल पहले भी हमने उनको वोट दिए थे, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। 10 साल हमारे में से लटक गए। इस बार हमने जो है रावत जी को ही विजय बनाना है। सभी गांव वालों ने सब उन्हें उठाया है, पूरे प्रतिनिधियों उनको किया है। पूरी खासी पट्टी ने उन्हें उठाया कि आप जो एक बार खड़े हो, हम आपको वोट देंगे, जिताएंगे आगे भी। वहीं उत्तराखंड निवेश महोत्सव के बाद अब सियासी हलचल जसपुर तक पहुंच चुकी है। जसपुर विधानसभा क्षेत्र के नगर मंडल कार्यालय का शुभारंभ आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सिंह पाल और वरिष्ठ नेता डॉक्टर MP सिंह चौहान ने फीता काट कर किया। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत करते हुए फूल मालाओं और गुलदस्ता भेंट कर इस मौके पर विनय रोहेला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्षों से अधर में लटकी हुई सरकारी योजनाओं को अब धरातल पर लाने का वक्त हो गया है। ग्राफ तो गिर नहीं रहा, ग्राफ तो बढ़ रहा है
और अभी हमने जो है अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ बैठक करी, प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी जिला अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में। और मुझे नहीं ऐसा लगता कि कहीं फाड़ हो रही है। और देखिए क्या है ना, थोड़ा स्थानीय निकाय का इलेक्शन जो है व्यक्तिगतवादी हो जाता है, उसमें कभी कभी कार्यकर्ता अपने व्यक्तिगत आदमियों को लड़ाने का प्रयास करते हैं। फिर भी कोई कार्यकर्ता यदि सीमा का उल्लंघन करता है तो जिला अध्यक्ष जी को सीधा प्रदेश नेतृत्व द्वारा पावर दी गई है कि उस व्यक्ति को पार्टी में नोटिस देकर उसको चेतावनी देंगे। यदि नहीं मानेगा तो फिर उसके विरुद्ध जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो करेंगे। फिर भी यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की घटना या कार्यक्रम में संलिप्त है कि जो पार्टी का आधार खराब करने में अपना निरूपण कर रहा है, उसके विरुद्ध निश्चित रूप से अगर विशेष संज्ञान आएगा तो जिलाध्यक्ष जी कार्रवाई करने वाले हैं। वहीं सावन महीने की कांवड़ यात्रा का अंतिम दौर अब चरम पर पहुंच चुका है और अगले 2 दिनों में हरिद्वार में शिव भक्तों की संख्या में भारी इजाफा होने की संभावना है। विशेषकर डाक कांवड़ लेकर आने वाले श्रद्धालु की संख्या में इजाफा होगा, जो कि हरिद्वार पहुंच चुके हैं, जिससे शहर का हर कोना भक्तिमय हो उठा है। ये शिव भक्त गंगाजल लेकर तेज गति से अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं, लेकिन इस भारी संख्या और तेज मूवमेंट के कारण यातायात व्यवस्था, सुरक्षा, स्वास्थ्य और आपात सेवाओं पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार प्रशासन ने श्रद्धालुओं से संयम रखने और नियमों का पालन करने की अपील की है। साथ ही किसी भी अफवाह या फिर उकसावे से बचने की भी अपील की है। कांवड़ का अंतिम दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें 11 तारीख से सावन लगा था, वही आज लगभग 9 दिन सावन को हो चुके हैं और कांवड़ यात्रा अब अंतिम दौर में है। आने वाले 2 दिनों में कांवड़ियों का डाक कांवड़ का सिलसिला लगातार दंगल हरिद्वार में बढ़ चुका है। हम देखें तो इस समय डाक कांवड़ आनी शुरू हो गई है और लगातार डाक कांवड़ भारी संख्या में जाने भी शुरू हो गई है। मैं कैमरा मैन से कहूंगा दिखाएं कि किस तरह से डाक कांवड़ हरिद्वार से जा रही है। जिस तरह से हम देखें पिछले कुछ समय से लगातार डाक कांवड़ डमरी हरिद्वार पहुंची है और यही कारण है कि आज डमरी हरिद्वार में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। डाक कांवड़ियों के तेजी से दौड़ते हुए गंगाजल लेकर अपने वाहन गंतव्य की ओर रवाना होते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी भारी संख्या और तेज मूवमेंट से यातायात व्यवस्था, सुरक्षा, स्वास्थ्य और आपात सेवाओं पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। समय किसी बड़ी चुनौती से कम संभालना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। ट्रैफिक कंट्रोल, मेडिकल इमरजेंसी कंट्रोल और हाई अलर्ट पर मौजूद है। डाक कांवड़ से माहौल तो भक्ति में भर जाता है, लेकिन असामाजिक तत्वों के कारण कई जगह बढ़ती घटनाएं भी सामने आ रही हैं। हरिद्वार प्रशासन ने अपील की है कि श्रद्धालु अफवाह पर से दूर रहे। निश्चित रूप से देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि डाक कांवड़ लगातार डमरी हरिद्वार से जाती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से इस समय जो डाक कांवड़ हरिद्वार से जा रही है उसके मुकाबले अगर देखें 70% डाक कांवड़ डमरी हरिद्वार में मौजूद है और आने वाले 2 दिनों में वो यहाँ से निकलते नजर आएंगे। जिस तरह से सावन का दूसरा सोमवार कल होगा, उसको लेकर प्रशासन में हाई अलर्ट मौजूद है, क्योंकि कल वो दिन है कि डाक कांवड़ों का काफिला सबसे ज्यादा डमरी हरिद्वार से रवाना होने जा रहा है। अब देखना होगा प्रशासन इस चुनौती को किस तरह से पार पाता है। कैमरामैन रविकांत बिल के साथ नरेश तोमर, हरिद्वार। वहीं लच्छीवाला वन रेंज में मणिमाई मंदिर के पास हुए हाथी हमले मामले में डीएफओ ने संज्ञान ले लिया है। मामले को लेकर देहरादून डीएफओ नीरज शर्मा मणि मंदिर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर डीएफओ ने माई मंदिर और टोल प्लाजा पर यात्रियों के लिए भंडारे की नियमावली बनाई है। डीएफओ ने शाम 8 बजे के बाद खाना बांटने और डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही रात में गश्त के लिए 2 फॉरेस्ट गार्ड भी तैनात रहेंगे। इस दौरान डीएफओ ने जंगल में खाना फेंकने वालों पर भी वन अधिनियम की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो हाथी के जत्थों ने श्रद्धालुओं पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी वायरल हुआ और अब डीएफओ की तरफ से संज्ञान लिया गया इस पूरे मामले पर। साथ ही साथ 8 बजे के बाद किसी तरीके का लंगर या फिर भंडारा नहीं होगा। वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सावन का दूसरा सोमवार कल है। ऋषिकेश में हो सकती है श्रद्धालुओं की भीड़। हरिद्वार नीलकंठ ऋषिकेश में हो सकती है
श्रद्धालुओं का ये जन सैलाब उमड़ेगा। पुलिस ने क्राउड कंट्रोल के लिए एक बेहद वृहद प्लान बनाया है। वाहनों के रूट को भी डाइवर्ट किया गया है, किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो, क्योंकि दूसरा सोमवार है सावन का। ऐसे में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिलेगा। ऋषिकेश में श्रद्धालुओं का सैलाब आ सकता है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही है। पुलिस ने क्राउड कंट्रोल के लिए बेहद वृहद प्लान बनाया है। वाहनों के रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। आपको बता दें, सावन का दूसरा सोमवार है कल, जिसको लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज।